हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में न्यूमेरिकल, जिसमें से 2.1 यानी कि पहला ही न्यूमेरिकल है। टू चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 60 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो। टेक द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी ज़ीरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमारा न्यूमेरिकल कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए और बी। हमने ए और बी दो पॉइंट्स ले लिया है। इस पे जो है यह है 5 × 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज रखा गया है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है उस पे है -3 × 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज रखा गया है। दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नहीं दिख रहा है तो पॉइंट बी है, इस पे है -3 × 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 16 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इनके बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल जो है वो है ज़ीरो। ठीक है, तो मान लेते हैं पॉइंट ए से इस पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट पी। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। तो अब मुझे ये बताओ आप, ये वाले डिस्टेंस कितना हो जाएगी? ये हो जाएगी 16 - x। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है। तो वो फॉर्मूला होता है v = ठीक है 9 × 10⁹ Q/r। ठीक है, जहाँ Q क्या है, जिस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है, R क्या है, उस चार्ज का जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस। तो पॉइंट ए के कारण पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा? मान लेते हैं वो पोटेंशियल होगा V1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ Q की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 अपान में R की वैल्यू है x। ठीक है, और इस पॉइंट बी के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? तो उसको मान लेते हैं V2 होगा, वो होगा 9 × 10⁻9 -3 × 10⁻8 अपॉन में 16 - x, जो r की वैल्यू है इसके लिए कितना है? 16 - x। अब मुझे ये बताओ, इसी पॉइंट P पर इसके कारण पोटेंशियल इतना है, इसके कारण पोटेंशियल इतना है, और हमने इसी पे माना है टोटल पोटेंशियल कितना है? ज़ीरो। यानी कि हम फाइनली ये कह सकते हैं कि V1 + V2 की वैल्यू ही कितनी है? ज़ीरो है। V1 की वैल्यू यहाँ है, V2 की वैल्यू यहाँ है, दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं तो फाइनली हमको मिलेगा 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻8 अपॉन में x प्लस में माइनस के साथ इसको लिख लेंगे, तो इसको अंदर ही रहने देते हैं अभी। 9 × 10⁻9 इंटू माइनस में 3 × 10⁻8 अपॉन में 16 - x = 0। अब ये बताओ, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो इसको इधर भेज सकते हैं। तो फाइनली हमको मिलेगा 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻8 अपॉन में x। ठीक है, इक्वल, इसको इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻8 अपॉन में 16 - x। अब ये देखो, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू को कैंसिल कर देगा, ये वाली वैल्यू इस वाले वैल्यू को कैंसिल कर देगा। अब ये 16 - x इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और x इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो हो जाएगा 16 - x का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 5 = 80 माइनस में 5x। ठीक है, और x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। इधर इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 8x = इधर हो जाएगा 80। फाइनली x की वैल्यू हो जाएगी 10। अब x ही क्या है? वो डिस्टेंस है। x ही क्या है? वो डिस्टेंस है जो कि पॉइंट A से P के डिस्टेंस को बताता है। यानी कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा? ज़ीरो। इधर से पूछता तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ से यहाँ 10 है तो यहाँ से यहाँ 6 होगा, तभी तो ओवरऑल 16 होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक यानी 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। किधर से? पॉइंट बी की तरफ से। और पॉइंट ए की तरफ से 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.2, अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम at each of its vertices.
कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। यानी कोई रेगुलर हेक्सागोन है जिसकी लेंथ जो है साइड लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और हर वर्टिसेस पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज उस पर रखा गया है। तो पूछा गया है कि उसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, आप ये बता दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमको हेक्सागोन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी जान लेनी होगी। हेक्सागोन जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे बेंजीन रिंग की तरह। ठीक है, इसमें 6 साइड्स होते हैं और ईच साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर सेंटर यहाँ मान लिया जाए और इनके सेंटर से सभी वर्टिसेस को अगर मैच किया जाएगा, ठीक है, तो ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होती है क्योंकि सेंटर है तो जाहिर सी बात इक्वल होगी। लेकिन एक और ख़ास बात है कि ये जो सेंटर का जो डिस्टेंस है और जो साइड का डिस्टेंस है वो सभी इक्वल होता है। यानी कि हेक्सागोन के अंदर 6 अलग अलग इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब है ये सभी साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या दिया गया था कि ये साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर का है और हर वर्टिसेस पे 5 माइक्रोकूलम यहाँ पर भी रख देते हैं 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। तो इस सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर O है, इस पर बताना है कि नेट पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, अब जरा सोचो कि थ्योरी में बताया गया था कि किसी पॉइंट पर सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण टोटल पोटेंशियल कितना होता है। तो आपने फॉर्मूला निकाला था V = 1/4πε0। इसके जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आया था, Q1/R1 प्लस में Q2/R2 प्लस में Q3/R3। बट मुझे ये बताओ, यहाँ Q1 Q2 Q3 हर जगह सेम है ना, और यहाँ 3 ही नहीं है, यहाँ 5-6 चार्जेस हैं। तो 6 टर्म तक हम आगे बढ़ेंगे और जो R डिस्टेंस है यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो क्या एक ही नंबर को 6 बार ऐड करने के बजाय क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ × 6 × Q/R। Q1 R1 Q2 R2 के बजाय Q/R कर दिया और इसको 6 टाइम्स ऐड करना है, इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फाइनली हमको ये पता है कि पोटेंशियल ही निकालना है, तो वैल्यू को पुट कर देते हैं, 9 × 10⁹ × 6 × Q की वैल्यू है 5 माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 कूलम है, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अपान में R इज़ द डिस्टेंस। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻²। क्लियर है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है। 5 से 10 को काट सकते हैं 2 टाइम्स, 2 से 6 को काट सकते हैं 3 टाइम्स, और 3 9 × 27। ठीक है, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। अब यहाँ -4 है और यहाँ +5 में है, यानी कि -4 + 5 एक दूसरे से यहाँ ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा और यहाँ 9 है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस में 5 आएगा। यानी कि हम इसको कर सकते हैं 10⁻+5। ठीक है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.7 × 10⁻6। अब चूँकि ये क्या है, वोल्टेज है, तो पोटेंशियल है ना, इसको हम वोल्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नेट पोटेंशियल, कहाँ, किसी भी हेक्सागोन के सेंटर पे, जो कि हमारे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग दिया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा 2.2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 की तरफ। 2.3 ये कह रहा है कि 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। सेकेंड है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। अब देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ जाता है। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है कि ऐसा सरफेस जिस पे हर जगह पोटेंशियल सेम हो। अब यहाँ बताओ, यहाँ दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो जहाँ पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड सेम हो उसको ही तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं A and B। ठीक है,
इस पे रखा गया है 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज और यहाँ रखा गया है -2 माइक्रोकुलाम का चार्ज। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि दोनों के जो बीच का सेपरेशन है वो है 6 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या बनाते हैं? डायपोल बनाते हैं। और आपने डायपोल में भी पढ़ा होगा कि जब डायपोल में पोटेंशियल निकालना होता है तो 3 केसेस बनते थे। पहला एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट, देखो ये एक्सियल पॉइंट हो गया। अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा सरफेस एक बनेगा इसके चारों तरफ, वो क्या होता था? उसका इक्वेटोरियल प्लेन बनता था। ठीक है, और किसी अदर पॉइंट पे ले लेते थे तो वो तीसरा केस बनता था। ठीक है, अब एक चीज़ आप जरा खुद समझो, अगर मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट यहाँ है, ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ है, तो इस पॉइंट पर इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा और इस पॉइंट के कारण यहाँ भी जो पोटेंशियल होगा वो भी V1 ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से भी यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है और चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी सेम है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 9 × 10⁹ Q/R। तो चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेट पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर एक प्लेन लेते हैं, कुछ ऐसा दिखने वाला सरफेस, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा प्लेन बनेगा, उसके हर पॉइंट्स पे देखा जाएगा तो पोटेंशियल क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 पोटेंशियल भी तो हम सेम पोटेंशियल कह सकते हैं। और एक ऐसा सरफेस जिस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है, उसी सरफेस को कौन सा सरफेस कहते हैं? उसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। तो आप देखोगे कि कुछ ऐसा प्लेन बनेगा एक, ठीक है, उस प्लेन का फॉर्मेशन ऐसा होगा, इसके हर पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, तो यही हमारा पहले पोर्शन का आंसर हो जाएगा। दूसरा इसमें पोर्शन ये पूछा गया था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता करना है। तो आपको पता है ना कि प्लस चार्ज के कारण बाहर जाती है और माइनस चार्ज की ओर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर हर पॉइंट पे देखें तो सेम डायरेक्शन बनेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, ये हम बता देंगे डायरेक्शन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 की तरफ। 2.4 A spherical conductor of a radius 12 cm has a charge of 1.6 × 10⁻⁻7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? पहला केस में inside the sphere, just outside the sphere, at a point 18 cm from the center of the sphere. ठीक है, तो यानी कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर, उस पर चार्ज को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम का। अब कह रहा है कि इनसाइड दिस स्फीयर भी बता दो कितना होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर सरफेस पे बताना है और सरफेस से दूर भी बताना है। ठीक है, तीनों केस समझ में आ गया, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर ऐसे ले लिया, ठीक है, और इसके सरफेस पे 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका जो रेडियस है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले केस जो था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना था कितना होगा, कहाँ? तो इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, इनसाइड द स्फीयर। अब मुझे ये बताओ कि स्फीयर के अंदर तो चार्ज है नहीं, ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इनसाइड द स्फीयर कहीं भी बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है E की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 9 × 10⁹ Q/R²। जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। पहले का आंसर हो गया। सेकेंड है, सेकेंड कह रहा है कि जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो जस्ट आउटसाइड की स्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। R की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है तो चार्ज तो जितना डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उतना ही होगा, × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है,
अब देखो एक चीज़ और बताना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखनी है तो फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में आर की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, क्योंकि फॉर्मूले में आर स्क्वायर है। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कुछ काट के देख लेते हैं। देखो ये 10⁻2 है, 10⁻⁻4 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में 4 होगा, तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, -3, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10⁻6 होगा। तो फाइनली हमारे पास होगा 10⁻6। अब देखो ये 144 हो जाएगा, ये 9 ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, 9 इंटू 1.6 इंटू अपॉन में 144। ठीक है, देख लेते हैं काट के कुछ कटता है क्या, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 3 8 जा 24। ठीक है, अब देखते हैं ये कट जाएगा 0.3, यानी कि 16 से ही कटेगा डायरेक्ट, तो 0.1, और ये कटेगा 3 टाइम्स। ठीक है, फिर 3 से ये कट जाएगा 1 टाइम्स, यानी 0.1 है, तो ये लिखेंगे 0.1 इंटू 10⁻6। अब देखो 0.1 को अगर हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कब, दूसरे पोजीशन के लिए, जब जस्ट आउटसाइड दी स्फीयर की बात करना हो। ठीक है, अब तीसरा केस कह रहा था कि स्फीयर के सेंटर से जब 18 सेंटीमीटर अपार्ट होता है तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो अब देखो फॉर्मूला जस्ट यही यूज़ करना है, बट जो फॉर्मूले में जो हम आर स्क्वायर रख रहे थे उस आर की वैल्यू आपको 18 इंटू 10⁻⁻2 रख देना है। सेंटीमीटर में 18 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप रख के चेक कर लेना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 2.5 A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस ऑलरेडी दे रखा है 8 पिकोफैरेड। अब कह रहा है कि अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए हाफ, यानी कि आधा डिस्टेंस कर दिया जाए, और इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 हो, तब उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि क्या गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन में ये दे रखा है कि जो C0 है यानी ओरिजिनल कैपेसिटेंस है वो है 8 पिकोफैरेड, ये ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है 6। ठीक है, और जो डिस्टेंस जो है, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम ओरिजिनल डिस्टेंस का क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं। तब आपको ये तो पता होगा ना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है ε0 A/d। ठीक है, अब चूंकि ओरिजिनल कैपेसिटेंस ले रहे हैं तो ये ओरिजिनल डिस्टेंस होगा। अब जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरते हैं तो यही कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हमको मेन फॉर्मूला ये मिलता है। ठीक है, अब इसी में क्या करना है, अप्लाई करना है। अब देखो k तो k ही होगा, ε0 A, अब जो d0 है, ठीक है, सॉरी ये d0 होगा, ये d होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2, तो यहाँ कर देंगे d/2। ठीक, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो फाइनली ये मिलेगा 2k ε0 A/d। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है। ठीक है, 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है, 6 है, इंटू इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी है, 8 पिको मतलब होता है 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, तो ये यूनिट फैरेड में ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखो 6 2 जा 12, ठीक है, और 12 8 जा 96 इंटू 10⁻⁻12 F।
यानी इसको फाइनली कह सकते हैं 96 पिको फैरेड टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा था और प्लेट के डिस्टेंस को रिड्यूस किया था, उससे कैपेसिटेंस क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, और आंसर कितना आया है 96 पिको फैरेड। 2.6 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in a series. Then what is the total capacitance of a combination? And second, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply? कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटी है 9 पिकोफैरेड और ये 3 कैपेसिटर यूज़ किया गया है। तब कह रहा है कि टोटल कैपेसिटेंस बता दो कॉम्बिनेशन का और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हर कैपेसिटर के पास जब जो सप्लाई है वो 120 वोल्ट का ओवरऑल हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 3 कैपेसिटर ले लिया जिसकी कैपेसिटी 9 पिकोफैरेड ही है और टोटल जो सप्लाई है वोल्टेज का वो है 120 वोल्ट। अब आप मुझे ये बताओ पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि टोटल कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन का क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सी एस क्या होता है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस में 1/C3। वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1/9 प्लस में 1/9 प्लस में 1/9। अब देखो ये आंसर पिकोफैरेड में ही है, यानी आंसर भी पिकोफैरेड में ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 3/9। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1/CS की वैल्यू इतनी है तो CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, ये आंसर किस में आएगा, पिकोफैरेड में। यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा आ चुका है। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि अगर ओवरऑल वोल्टेज सप्लाई 120 वोल्ट का हो, ठीक है, तो बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल कितना होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। हर टर्मिनल से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अच्छा, ओवरऑल पहले चार्ज निकाल लेते हैं। तो आपको पता है ना कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है Q/V, तो Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू यहाँ CV लिखेंगे। C की वैल्यू यहाँ आ चुका है, कॉम्बिनेशन वाला कितना है 3। और देखो पीको में है ना, तो पीको को क्या कर देंगे आप 10⁻⁻12 कर देते हैं। ठीक है, और वोल्टेज कितना है, या फिर अभी इसको पीको में ही रहने देते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा आंसर भी सेम आएगा। इसको कर देते हैं 3 क्योंकि 3 आया था। वोल्टेज की वैल्यू 120 है, तो कितना आएगा 360। अब ये चार्ज है ना कूलॉम में होगा। अब मुझे ये बताओ, हमको ये तो पता है ना कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, यानी हर जगह चार्ज कितना होगा, सेम होगा। तो अगर इस कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ से जो C1 होगा कितना हो जाएगा, Q/V1 होगा। हमें V1 की वैल्यू ही तो चाहिए, तो क्या कर देंगे Q/C1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो Q की वैल्यू आ चुकी है 360 और C1 की वैल्यू पहले से ही दे रखा है 9। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, 40 वोल्ट। अब देखो ऐसे यहाँ भी, अब देखो सब जगह Q भी सेम है, Q भी सेम है और C भी सेम है, तो V की वैल्यू भी तो सेम आएगी, यानी हर जगह कितना होगा 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के पास आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2.6 भी सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.7 की तरफ। 2.7 3 capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. अब देखो ये parallelly connected है। Then what is the total capacitance of combination? And second, determine the charge on each capacitor if the combination is connected to a 100 volt supply. यहाँ कह रहा है कि पहले तो टोटल कैपेसिटेंस निकाल दो, फिर कह रहा है कि चार्ज बताना है, यानी Q की वैल्यू बतानी है हर कैपेसिटर के पास। क्लियर है, तो सॉल्व करके इसको देखते हैं। सो मैंने तीनों कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है और इसको सप्लाई जो है वो 100 वोल्ट की दे दी है। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस कितना होता है, तो तीनों कैपेसिटर का सम होता है। तो वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देना है 2 + 3 + 4
दैट इज़ कितना हो जाएगा 9 पिको फैरेड। ठीक है, 9 पिको फैरेड, क्योंकि ये सब पिको फैरेड में था। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो टोटल कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस होगा वो होगा 9 पिको फैरेड। अब सेकेंड पोर्शन इसका ये कह रहा था कि बता दो अगर 100 वोल्ट की सप्लाई हम दे रहे हैं तो हर कैपेसिटर के पास कितना चार्ज मिलेगा। ठीक है, हर कैपेसिटर के पास कितना चार्ज जाएगा। अब आप ये बता दो कि 100 वोल्ट की सप्लाई जब हमने इसको दिया है, ठीक है, तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम होता है बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता है। यानी हर टर्मिनल यानी हर कैपेसिटेंस के पास कितना वोल्ट जाएगा, 100 वोल्ट जाएगा। तो अगर C1 की वैल्यू निकालें तो Q1/V होगा। ठीक है, और यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालना चाहें तो C1 × V हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू रखते हैं। C1 की वैल्यू जो है वो है 2 पिको फैरेड, पिको यानी 10⁻⁻12, और V की वैल्यू है 100। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 12 है, 2 × 10⁻−10 कूलम। ऐसे ही Q2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा C2 × V, और C2 की वैल्यू है 3 पिको फैरेड यानी 3 × 10⁻12 × 100, दैट इज़ 3 × 10⁻−10 कूलम। ऐसे ही Q3 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा C3 × V, और C3 की वैल्यू है 3 × 10⁻12 × 100, दैट इज़ 4 × 10⁻−10 कूलम। तो ये हमारा एग्जाम्पल 2.7 भी क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8 की तरफ। 2.8 In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 × 10⁻³ meter square and distance between the plate is 3 millimeter। अब ध्यान देना ये मिलीमीटर में है, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Calculate the capacitance of a capacitor। ठीक है, फिर कह रहा है कि if this capacitor is connected to a 100 volt supply then what is the charge on each plate of the capacitor। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके हर प्लेट का एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, और उनके बीच का डिस्टेंस यानी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस यानी स्मॉल डी की वैल्यू 3 मिलीमीटर है। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा। फिर कह रहा है कि चार्ज बता दो जब वोल्टेज सप्लाई 100 वोल्ट का दी जाती है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये कैपेसिटर है जिसके बीच का सेपरेशन 3 मिलीमीटर का है। अब ये प्लेट का एरिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि बता दो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको सीधे फॉर्मूला पता होगा कि C = होता है ε0A/d। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम कैपेसिटेंस बता देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। नहीं, ध्यान देना है, ये होता है 8.85 × 10⁻12 इंटू एरिया दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर में, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो डिस्टेंस है वो 3 मिलीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो 3 × 2 = 6। ठीक है, ये ऊपर जाएगा या फिर ऐसे कह सकते हैं ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 का 0। ठीक है, फिर 8 × 2 = 16, 117 1 आया, 8 × 2 = 16, 117, यानी कि 17.7 × 10⁻12 फैरेड। इसको सिंपली हम कह सकते हैं 17.7 पिको फैरेड। क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। पहला पोर्शन ये हो गया। ठीक है, सेकेंड पोर्शन ये कह रहा है कि इसमें बता दो कि कितना चार्ज हर प्लेट पे जाएगा जब हम 100 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। तो आपको ये तो पता है कि C = मेन फार्मूला होता है Q/V। तो Q की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर लेंगे, CV कर लेंगे। इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। C यहाँ निकाले हुए हैं, V दिया हुआ है, दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू रखेंगे तो C/V। अब देखो C में ये वाला वैल्यू मैं रखता हूँ 17.7 × 10⁻12 इंटू V की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो 100 में तो 2 0 होगा ना, तो वो क्या करेगा, इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा चल नहीं रहा है 17.7 × 10⁻10 कूलम का हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हर प्लेट पर जब डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर 2.8 का।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates. First, while the voltage supply remained connected and after the supply was disconnected. तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल 2.8 में पढ़ा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया है वो 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है और उनके बीच का सेपरेशन जो है वो 3 mm का है। उसी कैपेसिटर में कह रहा है कि 3 mm थिक माइका सीट को इंसर्ट किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6 है। अब बताओ जितना प्लेट के बीच का सेपरेशन उतना ही माइका इंसर्टेड किया गया है, यानी कि हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे K ε0A/d, ठीक है, क्योंकि पूरा माइका जो है वो पूरी तरीके से फिल हो जा रहा है। फिर कह रहा है कि जब इसको इंसर्ट किया गया है तो आप बताओ कि वोल्टेज सप्लाई को अगर वैसे ही रहने दिया जाए, ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। यानी कैपेसिटर में चेंजेस कहने का मतलब कैपेसिटेंस क्या हो सकता है, वोल्टेज क्या हो सकता है, उसमें चार्ज कितना हो सकता है, यही सब चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। फिर देन कह रहा है कि आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, और जब सप्लाई डिसकनेक्टेड कर देते हैं तो क्या चेंजेस आ सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इस पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है कि ये जो कैपेसिटर है तो जाहिर सी बात है ओरिजिनल वाली कंडीशन है तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ε0A/d। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फील किया गया है। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फील करते हैं तब कैपेसिटी क्या हो जाती है K ε0A/d। अगर इसको देखा जाए तो वो ये K टाइम्स C है, C0 है, सॉरी K टाइम्स C0 है, यानी C = K टाइम्स C0, यानी कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर का है वो इंक्रीज हो गया है किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फील करने पे, ठीक है। अब K की वैल्यू 6 दिया गया है, यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो 6 टाइम इंक्रीज हो चुका है ओरिजिनल कैपेसिटेंस से, ठीक है। अब हम वोल्टेज को तो कनेक्टेड कर रहे हैं, यानी कि Q = होता है CV। अब ये बताओ जब हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भर दिया तो C की वैल्यू तो K टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है, यानी इसको कर सकते हैं C0V, ठीक है। यानी कि ये C0V क्या है, अब हमारा ओरिजिनल चार्ज है, यानी ये जो ये बाद वाला जो चार्ज है वो भी K टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं तब जब हमारा कैपेसिटर जो है वो डिसकनेक्टेड होगा। अब ये बताओ अगर इसमें से हम वोल्टेज सप्लाई को बंद कर देते हैं तो कैपेसिटर तो हमारा चार्ज हो चुका है, यानी कि जो Q होगा वो हमारा सेम ही होगा, Q जो है वो हमारा सेम है। बट अगर वोल्टेज की बात करें, ठीक है, वोल्टेज की बात करें तो V = होता है Q/C, बट कैपेसिटेंस तो हमने देखा कि बाद वाला जो C है वो 6 टाइम ये है, यानी इसको हम कर सकते हैं V = Q/6C0, यानी कि ये जो है ये हमारा ओरिजिनल वोल्टेज है और ये क्या है, इंक्रीज वाला वोल्टेज है। यानी इसको कह सकते हैं जो हमारा चार्ज है K की 6 की वैल्यू कितनी थी, K वाली वैल्यू थी, यानी कि सॉरी Q/C0, इसको ही तो V कहेंगे, ओरिजिनल वाला V, यानी कि जो हमारा वोल्टेज है वो ओरिजिनल वोल्टेज से डिक्रीज हो चुका है K टाइम्स, ठीक है। तो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। हमने क्या देखा कि कैपेसिटेंस जो है वो 6 टाइम इंक्रीज हो चुका है जब माइका को हम फील करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग चार्ज जो है वो हमारा K टाइम्स इंक्रीज हो गया जैसे हमने इसमें फील किया। अब कैपेसिटेंस से वोल्टेज को हटा लिया जाता है तो Q तो हमारा सेम होगा। V की वैल्यू क्या होती है, तो V की वैल्यू होती है Q/C, ठीक है। बट यहाँ जो Q यूज़ करेंगे हम, Q तो सेम है तो वही पुराना वाला ही हमारा चार्ज रहेगा, बट जो C कैपेसिटेंस था वो C लिखो या K लिखो एक ही बात है, तो यहाँ भी अगर आप K करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और Q/C0 को हम V0 कहते हैं, यानी V ओरिजिनल वाला वोल्टेज, यानी जो ओरिजिनल वोल्टेज था वो डिक्रीज़ हो चुका है K टाइम से, तो नया वोल्टेज इस पर ऐसा अप्लाइड माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई हटा दिया गया लेकिन उसके बीच में अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.10 की तरफ। 2.10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो है, a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? यानी कि जब 12 picofarad कैपेसिटर को हम
50 वोल्ट के बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, ये पूछा गया है। गिवन क्या है, तो गिवन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो है 12 पिको फैरेड, ठीक है, एंड वोल्टेज जो है वो है 50 वोल्ट। अब हमको ये पता है कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है हाफ CV²। हाफ तो हाफ ही होगा, सी की वैल्यू दे रखा है 12 पिको यानी 10⁻⁻12 इंटू वी की वैल्यू है 50 यानी 50 इंटू 50। 2 से काटेंगे 6 टाइम। अब देखो यहाँ 2 0 है और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 6 जा 150 और 2 0 पहले से था, इंटू 10⁻⁻12। इसको भी और लिखेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻8 कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 0 जो है इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। अब चूंकि एनर्जी है तो किस में होगा, जूल में होगा, यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो होगी 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.11 की तरफ। 2.11 क्वेश्चन कह रहा है कि 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई। It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? यानी सबसे पहले ये क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले एक कैपेसिटर है, ठीक है, उसमें 200 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है जिसकी कैपेसिटेंस 600 पिकोफैरेड है, इसमें कनेक्ट किया गया है। अब सडनली क्या करते हैं, इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो बताइए कि कितनी एनर्जी लॉस होती है। तो जाहिर सी बात है, जब अनचार्ज कैपेसिटर से आप करोगे तो जो हमारा वोल्टेज है, ठीक है, या फिर जो पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा, यानी एक तरीके से देखा जाए तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस होती है। वही पूछ रहा है कितना एनर्जी लॉस हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तो आपने देख रखा होगा कि अगर कोई दो कैपेसिटर जब कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल होता है वो होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो बाद वाली जो हमको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, बाद वाली एनर्जी कहने का मतलब है U की वैल्यू जो हाफ CV² निकालेंगे तो ये जो पोटेंशियल होगा वो दोनों का इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा, तो हमको इक्विवेलेंट पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। C1 की वैल्यू दे रखा है, C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 600, ठीक है, इंटू 10⁻⁻12 इंटू V1 की वैल्यू है 200 प्लस में C2 की वैल्यू तो है बट V2 की वैल्यू नहीं दिया गया है तो वो 0 हो जाएगा, अपन में C1 प्लस C2 यानी कि 600 प्लस में 600। अब देखो दोनों जगह पिकोफैरेड है ना, तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ 10⁻⁻12। तो ये 10⁻⁻12 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 4 0 पीछे से, ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1200। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 100 टाइम्स कैंसिल, यानी आ गया 100 वोल्ट, यानी जो इक्विवेलेंट जो हमारा पोटेंशियल है वो कितना है 100 वोल्ट। ये चीज़ तो हमने निकाल दी। अब हमको निकालना है टोटल एनर्जी लॉस कितना हुआ। तो एनर्जी लॉस कहने का मतलब है इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को हम निकाल ले तो एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं। अब देखो, अब हमको निकालना है वी इनिशियल। तो वी इनिशियल कितना होगा, तो वी इनिशियल यानी कि इनिशियली देखा जाए तो सिर्फ एक ही कैपेसिटर है ना जो वोल्टेज से कनेक्टेड है, दूसरा कैपेसिटर तो हमने लाया नहीं, तो इसकी एनर्जी निकालेंगे तो हाफ C1V1 का स्क्वायर कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो हाफ C1 की वैल्यू दे रखा है 600 इंटू 10⁻⁻12, V1 की वैल्यू 200 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 2 से ये 300 टाइम्स कट जाएगा, अब 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और उसके पीछे 4 0 यहाँ 2 0 यहाँ, यानी 6 0 इसमें से रिड्यूस हो जाएगा तो ये 10⁻⁻6 बचेगा, और फाइनली 3 2 जा 6, ठीक है, कुछ बचा तो नहीं है, हाँ ठीक है, एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये 12 होगा, ठीक है। अब हमको U फाइनल चाहिए, तो U फाइनल भी निकालेंगे तो हाफ CV², ठीक है, यही निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो V की वैल्यू है वो कितना है, ये है 100 वोल्ट, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो हाफ CV² में जो C है, चूँकि ये पैरेलली कनेक्टेड है,
ठीक है। और पैरेलली कनेक्टेड में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो C1 प्लस C2 होता है। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो 1200 पिको फैरेड हो जाएगा, यानी C की वैल्यू 1200 रखनी है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 का स्क्वायर, क्योंकि V इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर। तो ये फाइनली हो जाएगा 6 टाइम 600 हो जाएगा। तो 600 में 2 0 यहाँ और 4 0 यहाँ, 4 to 6 और 6 0 यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये फाइनली होगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि हमको अगर एनर्जी लॉस देखनी है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। तो एनर्जी लॉस में U इनिशियल माइनस U फाइनल ही तो देखेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है यानी इनिशियल वाला ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 माइनस में 6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। फाइनली आएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल का एनर्जी जो है वो हमको लॉस हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो, अब जो है ये हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है एनसीईआरटी का। अगर आपको रिवाइज़ करना है तो वीडियो को दोबारा से प्ले भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इसमें कोई क्वेरी आ रही है या फिर मैंने कोई भी अगर गड़बड़ किया होगा तो कैलकुलेशन आप है सिंपली आप कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और उसके पूरे न्यूमेरिकल को हम लोग वहाँ सॉल्व करेंगे।